दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। पिछले वाले वीडियोस में मैं संसद के प्रस्ताव के बारे में बात कर रही थी, किस किस तरीके से मतदान होता है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या शब्दावली है, मैंने सभी को पिछले वाले वीडियो में डिफाइन किया है और बचे हुए कुछ मैं इस वीडियो में डिफाइन कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कटौती प्रस्ताव क्या है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। कोई भी वाद विवाद सदन में चल रहा है और किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद ये चलाया जा रहा है, तो उसको क्या करता है, ये समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रख दिया जाता है। सपोज करिए ए और बी दो पार्टियां हैं, फॉर एग्जांपल, और भी हो सकती हैं, दो पार्टियां हैं और इनमें वाद विवाद चल रहा है, तो इनको रोकने के लिए इसे फिर मतदान के लिए रखा जाता है कि कितने लोग पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं। इस तरीके से मतदान किया जाएगा। सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। साधारण कटौती को अगर आप देखेंगे, यह वह प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है कि इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। तो साधारण कटौती से आपको समझ में आ गया कि यह किसी सदस्य की ओर से रखी जाती है और कहा जाता है कि इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब बहुत बहस की आवश्यकता है, चर्चा की नहीं है, अब इसे मतदान के लिए रख देना चाहिए। तो साधारण कटौती आपको समझ में आ गई। घटकों में कटौती का क्या मतलब है? इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक लंबे संकल्पों का समूह बना लिया जाता है। वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रख दिया जाता है। देखिए, इसको भी मतदान के लिए रखा जा रहा है, लेकिन इस पर क्या है कि इसमें चर्चा भी हो चुकी है और वाद विवाद को इस भाग पर पूर्ण रूप से चर्चा पहले से करी जा चुकी है और संपूर्ण भाग को मतदान के जितना भी विधेयक है या जो भी है, जो भी चर्चित विषय है, उस पर पूरी तरीके से चर्चा हो चुकी है और पूरे के पूरे भाग को मतदान के लिए रख दिया जाता है कि कितने लोग इसके पक्ष में और कितने लोग विपक्ष में हैं। अब देखते हैं कंगारू कटौती क्या है। इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की जाती है। सपोज करिए कोई एक विधेयक है या कुछ भी है, अब कोई आप विषय है, इसमें 10 पार्ट हैं ऐसे जिन पर बहस करने की बात करी जा रही है, लेकिन 6 पार्ट में से सभी के सभी सहमत हैं या कुछ भी है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बचते हैं 4। अगर उन पर बहस की आवश्यकता है तो कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण खंड हैं, उन्हीं पर बात करी जाएगी और मतदान केवल उन्हीं पर होगा। बाकी शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। समझ में आ गई आपको ये बात कि कोई बातें 10 कही गई हैं, 6 में सभी एग्री है, 4 में नहीं है, 4 पे वाद विवाद बन रहा है, तो इनमें पक्ष और विपक्ष को देख लिया जाए। अब देखते हैं गिलोटिन प्रस्ताव क्या है। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है, उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव को रखा जाता है। मतलब कोई महत्वपूर्ण भाग बचा और उस पर चर्चा रह गई है, तो इस तरीके का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब देखते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है। यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। कोई भी सदस्य है जो सदन में उपस्थित है, वो इस तरीके से पेश कर सकता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर पा रहा है या फिर गलत सदस्य देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक या एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है। आप ऐसे समझिए, किसी मंत्री ने कोई बात कही या कुछ भी हुआ, किसी बात पर बहस या वाद विवाद चल रहा है, तो उस पर यह कहा गया कि जो बाकी मंत्री हैं या सही से जो साक्ष्य हैं वो प्रकट नहीं की, वो नहीं दिखाए गए या उनको नहीं रखा गया, तो बाकी मंत्री जो हैं उन लोगों के विशेषाधिकार का हनन किया जा रहा है। तो ऐसे क्या होता है, उद्देश्य संबंधी मंत्री की क्या होता है, उसका उद्देश्य जो होता है मंत्री की निंदा करना कि इसने सदन का टाइम खराब किया और इसने बाकी मंत्रियों के विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया या उल्लंघन किया उनका। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? एक बार पढ़ाने के बाद आप ज़रूर एक बार बुक से पढ़ लें, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नोट्स बनाते चलें,
पढ़ते रहें, जब तक आप पढ़ते रहेंगे आप ज़रूर एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स बनाएं और उनको समय समय पर रिवाइज करते रहें। किसी एक चैनल या किसी 10 चैनल को देखने से आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना आप किसी एक चैनल को फॉलो करके आप अपने नोट्स बनाइए और बुक का सहारा लीजिए। आपको कोई टॉपिक अगर किसी का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है तो आप रेफरेंस के लिए दूसरे चैनल पर जा सकते हैं या दूसरे व्यक्ति का चैनल समझ सकते हैं, तो आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो सकते हैं। लेकिन अपने पॉइंट्स जो आपको क्लियर नहीं है उनको ज़रूर क्लियर करते चलिएगा। और साइड में जब अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो पेज के कॉर्नर पे जिस समय आप फंसे थे जिस चीज़ के लिए, वहाँ पर ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि आप जब 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद जब रिवाइज करेंगे तो वो पॉइंट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। देखते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है। इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर लेता है। मतलब जो सदन में पीठासीन अधिकारी है, अध्यक्ष है या सभापति है, कोई बात करता है तो उससे पहले उसे अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो किसी लोक महत्व, मतलब जो सार्वजनिक मामला होगा या किसी से संबंधित जो समाज के लिए अच्छा मामला होगा, उसके महत्व के समझते हुए उस पर लोगों का अपनी ओर आकृष्ट करता है। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है। मतलब अगर पूछा जाता है आपसे, जैसे शून्यकाल भारत की ही देन है, तो ये भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी भारत की ही देन है। 1954 से अस्तित्व में है ये, और वो कब से था? 1962 में। शून्यकाल से विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख किया गया है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के, काफी समय से कोई मामला पड़ा हुआ है कि महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन क्या है? बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव की बात करी जा रही है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इसको पेश किया जा सकता है, दोनों में ही इसको पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है। मतलब बात करी जाए तो मिनिमम 2.5 घंटे तो चर्चा होगी ही। सदन की कार्यवाही के लिए स्थगन प्रस्ताव की निम्न सीमाएं भी हैं। अब वो सीमाएं देखते हैं क्या क्या है। इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है, कौन से मुद्दे? जो कि निश्चित, तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी एवं लोक महत्व के ढंग के हो। मतलब जो टॉपिक है वो कितना संवेदनशील और किस तरीके से होना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस तरीके के लिए यह काम किया जाता है। इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जा सकता, एक समय पर एक ही मुद्दे को शामिल किया जाएगा। इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को उठाया जा सकता है, ना कि साधारण महत्व के विषय को। मतलब टॉपिक बहुत संजीदा और बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा लिया गया है और बात करी जा रही है वर्तमान घटनाओं से संबंधित होना चाहिए, ऐसा टॉपिक उठाया जाएगा स्थगन प्रस्ताव के लिए। इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है। विशेषाधिकार के प्रश्न को यहाँ से कोई मतलब नहीं है। इसके माध्यम से ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो, जिस पर पहले से चर्चा हो चुकी हो, ऐसे इस पर बात नहीं की जाएगी। इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। मतलब अगर किसी बात के लिए न्यायालय में कोई बात चल रही है या वहाँ पर पेंडिंग है तो उस पर यहाँ पर चर्चा नहीं की जाएगी। इसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को पुनः उठाने की अनुमति नहीं होती है। दोबारा वो जो चर्चा हो चुकी है या कोई अलग से पृथक प्रस्ताव था उसके माध्यम से दोबारा यहाँ पर उसकी अनुमति नहीं होगी। अब देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये समझ लीजिए एक तरीके का क्वेश्चन ही है और जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस इसलिए बार बार फोकस करती हूँ क्योंकि मेरा मेन टारगेट यूपीपीसीएस है और जो क्वेश्चन यूपीएससी के हिसाब से मुझे दिखते हैं मैं आपको बोल देती हूँ। मैं बाकी स्टेट, ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, पर मेरा मेन फोकस यूपीपीसीएस के लिए ही तैयारी कराना है तो मैं ज़्यादातर उसी को फोकस करती हूँ और उसी को बोलती हूँ। बाकी आप एमपीएससी हो गया या फिर बिहार पीएससी हो गया, सारी पीएससी या सारे इवन एसएससी तक में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका अभिप्राय है कि मंत्री परिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। ध्यान रखिएगा,
जब तक कोई सरकार तभी तक रह सकती है जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है या सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, निंदा पारित हो जाए तो कोई बात नहीं है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या हो जाता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, सरकार गिर जाएगी। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति क्या होती है, अनिवार्य होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। ध्यान से समझिएगा कि पहले आम चुनाव के पहला जो सत्र होता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में 3 तरीके के सत्र होते हैं। तो 3 तरीके के सत्र कौन कौन से हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र, जो वित्तीय वर्ष होगा, फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तो पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को क्या करता है, संबोधित करता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती मतलब पहले साल, जैसे बात करें 2019 और 2020, तो अगर जब बजट पास होता है उस बारे में बात करी जाती है तो पिछले साल योजनाओं का जो खाका था, किस तरीके से खर्च हुआ, क्या नीतियां बनाई गई, उन पे कितना खर्चा हुआ, उसका प्रावधान और आगे आने वाले 20-21 के लिए ये चीज़ें प्लान करता है और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचता है। राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के राजा के भाषण से लिया गया। क्या? धन्यवाद प्रस्ताव। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है, इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रख दिया जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक होता है, नहीं तो क्या मतलब हुआ कि सरकार पराजित हो गई और सरकार क्या होती है, कई बार गिर जाती है। तो इसका मतलब क्या, जाहिर सी बात है, जब सरकार ने कोई चीज रखी और वो पारित नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है अविश्वास प्रस्ताव एक तरीके का इसे मान लिया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों क्या है, सरकार के लिए बड़े ही खतरनाक होते हैं। राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने और त्रुटियों और कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचनाओं का क्या अवसर उपलब्ध कराता है। आपको समझ में आ गया कि धन्यवाद प्रस्ताव क्या है। अनियत दिवस क्या होता है? यह एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि निर्धारित कर देता है। कोई डिफाइंड डेट नहीं होती और इसे निर्धारित कर देता है। अध्यक्ष सदन के नेता से चर्चा करके या सदन के किसी कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसा से इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई भी दिन या समय निर्धारित कर देता है। औचित्य प्रश्न क्या होते हैं? जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर लेता है। यह सामान्यतः विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। देखिए, जो पक्ष और विपक्ष की बात आती है तो अगर सरकार के पक्ष में बातें करी जा रही हैं तो जो विपक्षी बैठे होंगे वो क्या करेंगे, ध्यान आकर्षण, मतलब वो बताएंगे किस तरीके से विपक्षी सदस्य जो होते हैं वो सरकार के नियंत्रण के लिए ऐसे कदम उठाते हैं। यह सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक असाधारण युक्ति है क्योंकि यह सदन की कार्यवाही को समाप्त करती है। औचित्य प्रश्न में यद्यपि किसी तरह की कोई बहस की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, आधे घंटे की बहस का क्या मतलब है? यह पर्याप्त लोक महत्व के मामलों आदि पर चर्चा के लिए है। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर देता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। अब देखते हैं अल्पकालीन चर्चा का क्या मतलब है। इसे 2 घंटे का चर्चा भी कहते हैं। अल्पकालिक चर्चा जो होती है उसे 2 घंटे की अल्पकालिक चर्चा भी कहते हैं क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता है। संसद सदस्य किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले को बहस के लिए रख सकते हैं। अध्यक्ष एक सप्ताह में इस पर बहस करने के लिए 3 दिन उपलब्ध करा सकते हैं। अब देखते हैं विशेष उल्लेख। विशेष उल्लेख क्या है? ये सारे के सारे संसद से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता है। आधे घंटे की बहस जिसमें कई सारे मामले शामिल हैं, इसे विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है। यह लोकसभा के नियम जो 377 है के अधीन इसे नोटिस कहा जाता है। अब देख लेते हैं संकल्प क्या है।
संकल्प की बात करें, साधारण लोक महत्व के मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए या आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए कोई सदस्य संकल्प ला सकता है। किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। संकल्पों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प। यह संकल्प गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जाता है। इस पर बहस केवल वैकल्पिक और शुक्रवार एवं दोपहर के बाद की बैठक में ही की जा सकती है। सरकारी संकल्प में क्या है? यह संकल्प मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। इसे किसी भी दिन सोमवार से गुरुवार तक लाया जा सकता है। सांविधिक संकल्प क्या है? इसे या तो गैर सरकारी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत लाया जा सकता है। संकल्प प्रस्ताव से निम्नांकित संदर्भों में भिन्न होते हैं। अब कैसे भिन्न होते हैं देखते हैं। सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है। कैसा होता है? एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होगा। यह अनिवार्य नहीं, यह जरूरी नहीं है कि सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण ही हो। इसके अलावा यह भी जरूरी नहीं है कि सभी प्रस्ताव को सभा की स्वीकृति के लिए ही रखा जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देख लेते हैं युवा सांसद से क्या मतलब है। इसका अर्थ है कि संसद की जो कार्यवाही है या अनुशासन है उनके बारे में युवाओं को बताना। युवा सांसद की योजना चौथे अखिल भारतीय वेब सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई थी। मैंने वेब के बारे में बताया है कि इस पक्ष या विपक्ष किसी भी पार्टी का होता है और ये क्या करता है, संसद में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो पार्टी की, हर पार्टी का वेब होता है, वो क्या करता है कि अनुशासनहीनता से लोगों को रोकता है। जितने भी लोग मतलब ये है कि सदन में उपस्थित लोगों को किस तरीके से अनुशासन बनाए रखना है, उनके लिए ये लोगों को निर्देश देता है। युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही से अवगत कराता है। युवाओं के मस्तिष्क को अनुशासन एवं संबद्ध तथ्यों से ये परिचित भी कराता है। यह छात्र समुदाय में लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को समझाता है ताकि उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों के कार्य की सही जानकारी मिल सके। इस योजना को समझाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों की जरूरी प्रशिक्षण एवं योजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब देखते हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। ये काफी महत्वपूर्ण है, देखते हैं। इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। यह सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। संसद द्वारा पारित होने की कम उम्मीद होती है। सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसे अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक तरीके का अविश्वास प्रस्ताव जैसा हो जाएगा। सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस चाहिए। इसमें क्या है? पेश करने के लिए 1 माह का नोटिस चाहिए। इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। इसे निर्माण संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपकी सदन की बहुत सारी चीज़ें, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन सभी को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।